आज का सेशन है हमारा सजीव जगत टॉपिक से दूसरा सेशन है। पहला सेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप पहला सेशन ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोस जो हम अपलोड करेंगे तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने बताए हैं और उसका डिटेल डिस्कशन भी किया है, तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। सेशन कैसा रहा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कौन सा टेट है? तो एच टेट यानी हरियाणा टीटी में एग्ज़ाम जो हुआ है 2015 का नवंबर में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी हम आज के क्वेश्चंस करेंगे ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या फिर नाइट्रोजन। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, आप बताइए। देखिए, जैसा कि हमने पिछले सेशन में आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप जो होते हैं ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसी से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं, जो मनुष्य अवशोषित करते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन गैस को मनुष्य अवशोषित करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पादप का मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? ऑप्शन है स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी या फिर मरुस्थली। तो कांटेनुमा जो पौधे जो होते हैं, ठीक है, आपको बता दें कि कांटेनुमा जिनकी पत्तियां होती हैं वे पौधे, कांटेनुमा पत्तियों के जो पौधे जो होते हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मरुस्थल जो होता है तो यहाँ पर कांटेनुमा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी जिनकी पत्तियां कांटेदार होती हैं, जैसे नागफनी वगैरह हो गया, तो ये कांटेदार इनकी पत्तियां होती हैं और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? आपको बताने हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कि बरगद, गुलाब, मेहंदी या फिर तुलसी, इनमें से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वृक्ष, शाख, झाड़ी, इसमें अंतर क्या होता है, तब तक आप किसी भी प्रश्न के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं ले पाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बरगद, क्योंकि बरगद एक वृक्ष है। ठीक है, अब आपको बता दें कि वृक्ष होते क्या हैं। तो वृक्ष जो होते हैं ये झाड़ी से बड़े होते हैं। वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष झाड़ियों से बड़े होते हैं। इनका तना मोटा, तना कैसा होता है? तना जो है मोटा होता है और रंग इसका जो है गहरे भूरे रंग का होता है। गहरे भूरे रंग का तना होता है और मोटा होता है। इसमें कई शाखाएं होती हैं। शाखाएं जो है इसमें बहुत सारी होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। जैसे ये आपका वृक्ष कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको बता दें कि आम, अमरूद, जामुन, कीकर, नीम, पीपल, ये सब वृक्ष के उदाहरण हैं। ठीक है, इनके अलावा उन पौधों को जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं वह सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के हैं और भी। ठीक है, एक ऐसे पौधे होते हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं और सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला विसर्पी लता,
और दूसरा आरोही लता। लताओं को दो भागों में बांटा गया है। लता किसी लड़की का नाम नहीं है, लता पौधे होते हैं, ठीक है। एक विसर्पी लता है, दूसरा आरोही लता है। विसर्पी लता में क्या होता है कि ये ज़मीन पर फैल जाते हैं, ज़मीन पर फैलते हैं, जैसे पुदीना, तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब ज़मीन पर फैलते हैं। दूसरा आरोही लता। आरोही लता सभी के घरों में ज़्यादातर घरों में ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, ठीक है। आरोही लता क्या होते हैं कि ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी ये एक ऐसी लताएं होती हैं जिनको सहारा दिया जाता है और उसी सहारे के जरिए ये ऊपर तक चढ़ती हैं। जैसे मनी प्लांट, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एग्जाम्पल अपने घर में भी देख सकते हैं। मनी प्लांट, दूसरा हो गया मटर, ये सब जो है आरोही लता के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं साग की। साग क्या होता है? साग ये छोटे होते हैं। साग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इनका तना कोमल व हरे रंग का होता है। इनमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं, यानी इसमें बहुत सारी टहनियाँ या शाखाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए साग में देख सकते हैं धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, पालक, ये सब साग के उदाहरण हैं। आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो ऐसे भी बोला जाता है ना, साग सब्जी, तो सब्जी अलग हो गई, साग अलग हो गए। साग में क्या क्या आएगा? ऐसे हम मान सकते हैं कि साग के उदाहरण धनिया हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई, क्योंकि इनको तो हम खाते हैं ना। धनिया सब्जी में डाली जाती है और भी कई प्रकार से इसका यूज किया जाता है। पालक को भी खाया जाता है, मेथी को भी खाया जाता है, तो ये साग के उदाहरण हो गए। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगला है झाड़ी का उदाहरण कि झाड़ी क्या है, ठीक है। झाड़ी क्या होती हैं? तो झाड़ियाँ ये साग से बड़ी होती हैं। झाड़ियाँ जो है साग की अपेक्षा बड़ी होती हैं। इनका तना कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता है। पेड़ की अपेक्षा इनका तना जो है मोटा नहीं होता है, लेकिन इनका तना कठोर होता है और इसमें कई सारी शाखाएं होती हैं। शाखाएं जो है वो कई सारी होती हैं जो तने के आधार के पास से निकलती हैं। जहाँ पर तना होता है वहीं से शाखाएं निकलती हैं, जैसे गुलाब, नींबू, गुड़हल, ये सब झाड़ी के उदाहरण हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। आपके घरों में साग और झाड़ी का यूज ज़्यादातर किया जाता होगा, वहाँ पर लगाए भी जाते हैं। और आरोही लता, ऐसे आप अपने घर में ही एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं कि हमारे घर में कौन सी आरोही लता है, साग कौन सा है, झाड़ी कौन सी है, ये आप ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो हमने आपको ये क्वेश्चन बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कीट, भक्षी, पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। क्या होगा इसका सही उत्तर, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो कीट भक्षी पौधे जो होते हैं या फिर जिस मृदा पर कीट भक्षी पादप जो हैं, ये जिस मृदा पर उगते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि जो कीट भक्षी जो होते हैं ये एक प्रकार का पौधा होता है, या कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढक, चूहों और छोटे जीवों को भी खा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े और अन्य जीव, छोटे जीवों का शिकार करता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर
पत्ती नुमा ढक्कन भी लगा होता है। इसमें से खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। मुख्यतः भारत में अगर देखा जाए तो भारत में मेघालय में पाया जाता है ये पौधा, और भारत के अलावा अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है ये पौधा। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन है बांस, केला, सरसों, गन्ना। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सरसों जो है, सरसों एक द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण है। अब आपको बता दें कि द्विबीजपत्री के और कौन से उदाहरण हैं, जैसे मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर, ये सब द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है कि पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक दो ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम जन का संवहन करता है और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये हमने दो बीजपत्री के उदाहरण बताए हैं। अब आपको बता दें कि एक बीजपत्री के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री को आपको बता दें कि एक बीजपत्री कौन से होते हैं, तो जिनका सिरा विन्यास समांतर है, यानी सिरा विन्यास कैसा है, सिरा विन्यास अगर समांतर है तो पौधा एक बीजपत्री होगा। जैसे मक्का, गेहूं, प्याज, लहसुन इत्यादि, ये सब एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पैलिसेड। तो आपको बता दें कि जो जाइलम होता है ये पौधों में जल का अधिग्रहण करता है। जाइलम है ना, तो जा से जल होता है और जा से जाइलम होता है। और बचा जो फ्लोएम आपका है, तो फ्लोएम फूड से संबंधित होता है। फ्लोएम का मतलब फूड से, यानी खाना जो है ये फ्लोएम से संबंधित है, जबकि जल जाइलम से संबंधित होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? आम, इमली, नारियल, नीम। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि जो नीम है, नीम सबसे अलग है इन सब में। ठीक है, कैसे, इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि जो नीम जो होता है, ठीक है, वैसे तो देखे जाए इसमें वृक्ष सभी हैं, लेकिन नीम एक औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नीम का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन है मरुद्भिद क्षेत्र, लवणोद्भिद दलदल में, या फिर गर्म व आर्द्र क्षेत्र में, या फिर सी क्षेत्र में। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो लवणोद्भिद जो है ये यहाँ के पौधे जो है दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पौधों में जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकलती हैं ताकि वे वायु ले सकें। जैसे सुंदरी पेड़ यानी मैंग्रोव जो है ये लवणोद्भिद दलदल का उदाहरण है। अगला दिया गया है मरुद्भिद। ठीक है, तो मरुद्भिद की अगर हम बात करें
मरुद्भिद की, तो मरुद्भिद क्या है कि ये पौधे मरुस्थल, मरुद्भिद का मतलब मरु से बना है मरुस्थल, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये पौधे मरुस्थल यानी रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं और इसमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, या फिर बता सकते हैं कि पत्तियां जो है कांटों के रूप में होती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो या ना हो के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर नागफनी यानी कैक्टस में तना हरा व गूदेदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी जो कैक्टस यानी नागफनी का जो पौधा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण तने के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए अगर हम आपको बता दें, जो मरुद्भिद क्षेत्र जो है, यहाँ पर उदाहरण के रूप में बबूल, कीकर, कैक्टस, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। यानी जो कटीले पौधे जो होते हैं, यानी जिनकी पत्तियों पे कांटे होते हैं, वे मरुस्थलीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। बात करते हैं समोद्भिद। समोद्भिद क्या होता है कि ये पौधे खेती योग्य ज़मीन में पाए जाते हैं। इसमें तना ठोस व शाखायुक्त होता है। इनके पत्ते साधारणतया बड़े, चौड़े, पतले व भिन्न आकार के होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो समोद्भिद का उदाहरण है मक्का, टमाटर, गेहूं, धान, ये सब समोद्भिद के उदाहरण हैं। अगला बात करते हैं जलोद्भिद। जलोद्भिद क्या है? जल से बना है जलोद्भिद। ऐसे मान सकते हैं कि ये पौधे जल यानी पानी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें जड़ तंत्र कम विकसित होती है। इसमें पत्तियों पर मोमी परत होती है, जैसे कमल। कमल कहाँ पर पाया जाता है? कमल तो वही जल में ही, यानी कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ जल के माध्यम से ही होता है, ठीक है। जलमग्न पौधों में पत्तियाँ पतली व सकरी होती हैं, जैसे हाइड्रला। जलमग्न यानी जलोद्भिद के उदाहरण हैं कमल, जल लिली और हाइड्रला, ये सब जलोद्भिद के उदाहरण हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाते होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन या फिर प्रकाश परागण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी परागण वह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। अब आपको बता दें कि परागण होता क्या है, कि जब तितली, भौरा, पक्षी इत्यादि फूलों पर उनका रस यानी पराग चूसने के लिए बैठते हैं, तब उनके पैरों में परागण चिपक जाते हैं। जब ये जंतु दोबारा उसी फूल पर या उसी प्रकार के दूसरे फूलों पर बैठते हैं, तब परागकण स्त्री केसर में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। परागण के प्रकार आपको बता दें तो परागण 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं ये आपको बता दें। वायु परागण, वायु परागण को एनीमोफिल्स भी कहा जाता है। शार्ट में लिख रहे हैं हम, वायु परागण को एनीमोफिल्स भी कहा जाता है। यह वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कीट परागण। कीट परागण को एंटमोफिल्स के द्वारा होता है, यानी कीट परागण को एंटमोफिल्स भी बोला जाता है। यह कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है जल परागण। जल परागण को हाइड्रोफिल्स भी कहा जाता है। यह जल के द्वारा होता है। अगला है जंतु परागण। जंतु परागण को जूफिलस भी बोला जाता है। ये जंतुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पक्षी परागण। पक्षी परागण को ऑर्निथोफिल्स भी कहा जाता है। ये पक्षियों के द्वारा होता है। अगला है काइरोटेरिफिलिस। काइरोटेरिफिलिस जो है ये चमगादड़ के द्वारा होता है। और जो नेक्स्ट बचा है ये है मलाकोफिल्स, ठीक है। मलाकोफिल्स जो है ये घोंघा के द्वारा होता है। ये परागण के 7 प्रकार हमने आपको बता दिए। ये जो प्रकार जो है इनके नाम से ही मिलते जुलते इनके प्रक्रियाएं होती हैं। वायु है तो वायु के द्वारा, कीट है तो कीटों के द्वारा, जल है तो जल के द्वारा, जंतु है तो जंतुओं के द्वारा, पक्षी पक्षियों के द्वारा। और जो बचे आपको दो
याद करने हैं, सिर्फ 2 ही परागण के प्रकार को याद करने हैं, बाकी तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। काइरोटेरिफिलिस जो है ये चमगादड़ के द्वारा होता है, जबकि मलाकोफिल्स घोंघा के द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो सैक यानी लाइकेन जो है ये क्या है या फिर किसके उदाहरण हैं? परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक या फिर सहजीवी? तो आपको बता दें कि लाइकेन जो है यह सहजीविता यानी 2 जीवों का एक साथ रहना और दोनों को परस्पर लाभ पहुंचाना, ये इसका उदाहरण है। यानी लाइकेन जो है ये सहजीविता का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लौंग और केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? जड़, तना, फल या फूल? तो आपको बता दें कि जो लौंग है ये फूल का भाग होता है, यानी लौंग जो है एक फूल है और केसर भी फूल होता है। ठीक है, यानी लौंग और केसर जो है ये पौधे के फूल भाग से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में यूपीपीसीएस जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया था लौंग के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि घटपर्णी यानी नीफेथिन्स पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में यह पादप कहाँ पर पाए जाते हैं? मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर मेघालय? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया था, डिटेल डिस्कशन। उसमें हमने बताया था जो भारत है, भारत के मेघालय राज्य में ऐसे पौधे पाए जाते हैं, यानी घटपर्णी जो है ये मेघालय में पाए जाते हैं। और हमने 2 चीज़ें बताई थी, 2 और कंट्री बताई थी, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया इंडोनेशिया। यहाँ पर भी इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? यानी किस जगह को फ्लोरा और फौना सूचित करता है? ऑप्शन है हमारे पास पेड़ पौधों और जंतुओं को, मछलियों और पेड़ पौधों को, जंतुओं और मछलियों को, या फिर पक्षियों और पेड़ पौधों को। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ये भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो फ्लोरा और फौना जो होता है ये पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करता है। बात अगर करते हैं फ्लोरा की यानी पादप जगत की, तो फ्लोरा क्या है? तो फ्लोरा इस जगत में पौधों के विषय के बारे में पढ़ा जाता है। किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहा जाता है। यानी फ्लोरा क्या है? फ्लोरा पादपों की एक कोई जगह है उसको फ्लोरा कहा जाता है। जबकि फौना क्या है? तो फौना को जंतु जगत भी कहा जाता है। इसमें जंतुओं के विषय के बारे में भी पढ़ा जाता है। ये क्या होता है कि ये जंतुओं की किसी एक जगह को फौना कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? ये आपको बताना है। सभी पौधों में, सभी हरे पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, या फिर वायरसों द्वारा? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें जो पेड़ पौधे हरे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर हरे पेड़ पौधे नहीं हैं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। टेट 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी? क्या है पृथ्वी का अपमार्जक? ये आपको बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। कवक क्या है? तो कवक जो है, इस कवक एक जगत भी होता है, तो इस जगत के सभी जीव स्थानों पर पाए जाते हैं। और जो कवक होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, ये मुख्य रूप से गर्म व आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं।
जबकि जीवाणुओं की अगर बात करें तो जीवाणु तो आपके जीवाणु होते ही हैं। जीवाणु क्या है? तो जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे? कि जीवाणुओं व कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ रखने में मदद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया में सबसे अधिक होता है? नीला, पीला, लाल या फिर हरा? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है और जबकि सबसे कम बैंगनी में होता है। यानी बैंगनी आपका जो कलर है इसमें सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, सबसे ज़्यादा लाल कलर में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या फिर हरे पौधे? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत हरे पौधे हैं। अगर हरे पौधे हमारे पर्यावरण में ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाए। तो आपको बता दें कि हमारे पर्यावरण में हरे पेड़ पौधों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हमारे पर्यावरण में हरे पेड़ पौधे ना हों तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति जो है ये हम हरे पेड़ पौधों से ही करते हैं। तो पर्यावरण को बचाना भी ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें, पेड़ पौधों भी को लगाने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्नों को पूछ सकते हैं, उनका आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले नए सेशन में। थैंक यू।